साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। विषय एक ही रहेगा, लेकिन उसमें घटनाक्रम दो अलग अलग हैं, एक कल के संदर्भ में और एक आज के संदर्भ में। तो हम दोनों को दो हिस्सों में विभाजित करके बातचीत करेंगे। ऐसा चर्चा में हम पहली बार कर रहे हैं। संदर्भ एक ही है, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता का समाप्त होना और अडानी मामले पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के द्वारा जेपीसी की मांग। घटनाक्रम देश की सियासत में बड़ी तेजी से घूम रहा है। राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर काफी मुखर थे। इसी बीच में सूरत की अदालत ने उन्हें एक मानहानि के मामले में 2 साल के कारावास की सजा सुना दी। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा सचिवालय ने तुरंत उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया। खबर यह भी आई कि आज लोकसभा के हाउस कमेटी ने उन्हें तुगलक लेन में स्थित बंगले को खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया। राहुल गांधी के संदर्भ में इतनी तेजी से घूम रहे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस अचंभित भी है और आक्रोशित भी है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र का दमन बता रही है, तानाशाही स्वरूप बता रही है, देश में लोकतंत्र समाप्त होने की आशंका जता रही है। कांग्रेस के इन दावों को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है और समूचा विपक्ष गोलबंद होकर इस मसले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसके उलट केंद्र में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार के तमाम मंत्री ये बताने की कोशिश देश को कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो इस देश के संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत हो रहा है। राहुल गांधी ने गलती की, गलती पर अदालत ने सजा सुनाई, सजा के तहत जो परिणाम है वो परिणाम उन्हें भोगने होंगे। वह क्यों चाहते हैं कि चूंकि वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं या नेहरू परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो उनके लिए नियम कायदा कानून अलग हो और बाकी लोगों के संदर्भ में अलग हो। इस लड़ाई को लेकर कांग्रेस ने कल देश भर में सत्याग्रह का आयोजन किया था। इसी क्रम में दिल्ली में भी आयोजन था। दिल्ली में उस आयोजन को प्रियंका गांधी के द्वारा संबोधित किया गया। प्रियंका गांधी कौन है? प्रियंका गांधी गांधी परिवार की ही एक और वारिस है। उनके संदर्भ में एक समय पे इंदिरा गांधी का अक्स देखा जाता था। लोग मानते थे कि जिस दिन प्रियंका गांधी राजनीति में आ गई कमाल हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ऐसे समय पर प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा जिस समय पर कांग्रेस की हालत हद से ज्यादा खराब थी और उस दौर में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। और उनके प्रभारी बनने के बाद नतीजा कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में यह आया कि जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 सीटें जीत लेती थी, एक रायबरेली और अमेठी, उनमें से अमेठी सीट पर राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी के बड़े भाई हैं उन्हें चुनाव हार जाना पड़ा। वो प्रियंका गांधी कल बहुत ज्यादा नाराज थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा आक्रोशित थी। उन्होंने भावपूर्ण भाषण दिया, बहुत आक्रामक भाषण दिया और उस भाषण की आक्रामकता के अंतर्गत ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को कायर करार दिया। हम पहले चरण पे इसी पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 136 करोड़ की आबादी वाले इस भारत देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कायर करार दिए जाने को किस तरीके से स्वीकारा जा सकता है। बात किसी दलगत राजनीति के संदर्भ में नहीं, बल्कि दलगत राजनीति के चलते प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में इस तरीके से लांछित करने की कोशिशों को लेकर सवाल उठाने की है। राहुल गांधी भी जिस मसले में फंसे उसका भी कारण यही था कि उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और उसके साथ में नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए बड़े कौतूहल के साथ ये जानना चाहा कि इस देश में सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, और उसमें देश के प्रधानमंत्री को भी शामिल कर दिया। अब प्रियंका गांधी ने कह दिया, तो हम इसी पर बात करेंगे। दूसरे चरण में हमारी जो बातचीत होगी वो संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर होगी, अडानी बनाम अपमान को लेकर होगी। लेकिन पहले चरण की बातचीत के लिए हम चर्चा के सिलसिले को शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय भी कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा ही प्रेरक है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि दूसरों में ताकत तलाशना कहीं अधिक मूल्यवान है। आप उनकी खामियों की आलोचना करने से कुछ हासिल नहीं कर सकते। जैसा को इकेदा के द्वारा यह बात कही गई थी। क्या कमाल की बात कही गई थी। पर कमाल की बात यह है कि हमें यह बात पता होते हुए भी हमें आलोचना ज्यादा बाती है, बजाय इसके उनकी खामियों को, उनके दोषों को, उनकी कमजोरियों को जानकर उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाए। इस बात को अपने जहन में रखते हैं और अब अपनी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, छत्तीसगढ़ इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रह चुके धर्मलाल कौशिक खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचारवान चेहरा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं बहुत संयत और सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखते हैं। नाजुक विषय है, उनकी मौजूदगी उम्मीद करते हैं विमर्श के एक नए स्तर को
स्थान दिलाएगी। और इन सब के बीच में देश के प्रखर पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी, जो संयत तरीके से अपनी बात रखते हैं, हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयान सुनेंगे, एक प्रियंका गांधी का और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता सुधांशु जी का। एक बार सुनिए क्या कहा प्रियंका जी ने और क्या कहा सुधांशु जी ने। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विश्वमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं, और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उस पे राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है, और यह हमें स्वीकार्य नहीं है। तो सुधांशु जी को स्वीकार नहीं है और प्रियंका जी की बातचीत के लहजे में तल्खी हमें सुनाई दे रही है। तो सुरेंद्र जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं और सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहते हैं, राहुल गांधी के संदर्भ में सारा मसला इस बात का हुआ कि उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी के साथ नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, और साथ में ये भी कह दिया और भी मोदी ढूंढेंगे तो वो भी निकल जाएंगे, और मसला फंस गया। अब आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपकी पार्टी की प्रखर संभावना प्रियंका गांधी बोल रही हैं, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। किस देश का? पाकिस्तान का, चीन का, या कहीं और का? उलझन में पड़ गया। तो थोड़ा सा सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि ऐसे नाजुक दौर में, या एक आर पार की लड़ाई चल रही है, जब स्पष्ट तौर पर विभाजन दिख रहा है, शब्दों के संदर्भ में गांधी परिवार की यह पीढ़ी कहीं ना कहीं चूक जाती है, भावना से कहीं अधिक शब्दों के चयन में गलती उन्हें भारी पड़ जाती है? या आप इस बयान के साथ खड़े हैं और मानते हैं कि एकदम सही बयान दिया गया है? कहां है सुरेंद्र राजपूत जी? हिमांशु भाई, बड़ा मासूम सा प्रश्न है आपका। आप भी जानते हैं हम कहां खड़े हैं। आज हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतांत्रिक ताकतों के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र को जो अपने अभिमान से और अपने बहुमत से जो रौंदने की तैयारी चल रही है या रौंद ही दिया गया है, उनके खिलाफ खड़े हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, उनके खिलाफ खड़े। मेरी आवाज गूंज रही है मुझे। मैं आपको फिर से कहता हूं कि आज की डेट में तानाशाही जिस तरीके से एक सर अपना उठा रही है, उसके खिलाफ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आज खड़ा होना पड़े चाहे कल खड़ा होना पड़े। तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं आर.के. सिंह पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, बांदा से हैं। उन पर डकैतों को संरक्षण देने के मुकदमे लगे हुए। जब वो मुकदमे फाइनल स्टेज पे आए तो उत्तर प्रदेश की सरकार, राजनीतिक मुकदमों को नहीं जी, उत्तर प्रदेश की सरकार डकैतों को संरक्षण देने के मुकदमों को वापस ले लेती है ताकि उनकी सदस्यता न जाए। आपराधिक मुकदमों को, डकैतों को संरक्षण देने के मुकदमे, आप इसको चेक कर सकते हैं जी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो एक चुनावी भाषण देते हैं, और चुनावी भाषण में जब बात करते हैं वो, तो वहां पर अगर वो चुनावी भाषण, मान लीजिए अगर एक बार को कि वो हेट स्पीच है, तो पहले पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई करने के बाद उसका रिकॉर्ड क्या नाम, इलेक्शन कमीशन को देगी, इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन
वो सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वो हेट नहीं माना जाता या वो कुछ भी गड़बड़ नहीं माना जाता। अचानक से एक सूरत के एक एमएलए जिनको भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में मंत्री पद से हटा दिया गया, वो एक सूरत की अदालत में एप्लीकेशन डालते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन डालने के बाद फिर वो उसी अदालत के खिलाफ जाकर के कि भाई प्रोसीजर अब स्टे हो जाए, हम आगे कार्रवाई नहीं चाहते, हाई कोर्ट में एक अपील करते। इसके बाद क्या होता है, वही मोदी साहब जिस दिन लोकसभा में श्री अडानी जी के खिलाफ श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं, उसी दिन शाम को आश्चर्यजनक तरीके से वो स्टे एप्लीकेशन वापस लेते हैं और 1 महीने में 7 हियरिंग होती हैं। 7, याद रखिएगा मेरी बात को, 1 महीने में 7 हियरिंग होती हैं, क्योंकि आप जिम्मेवार हैं, आप पूछेंगे अभी प्रतिपक्ष से भी। 7 हियरिंग 1 महीने में एक ऐसे केस की जो आपराधिक रूप से नहीं, आज तक मुझे बता दीजिए 7 करोड़ से ज्यादा मुकदमे अदालतों में लंबित हैं, कौन सा एक केस हमें मुझे बता दीजिए जिसमें 20 दिन में 7 हियरिंग होती हो। 7 हियरिंग होती है और उनको जो है दोषी करार दिया जाता है। ये उसके बाद अभी भी इनका अत्याचार नहीं रुका, उसके बाद लोकसभा की सदस्यता, उसके बाद लोकसभा की सदस्यता खारिज हो जाती है और आज 4 बजे उन्हें नोटिस दे दिया जाता है कि साहब 22 अप्रैल तक आप अपना मकान भी खाली कर दीजिए, 12 तुगलक लेन वाला। और आप कहते हैं कि तानाशाही नहीं है। आप बताइए इनके इस बात के खिलाफ हम न लड़ें या इसका विरोध न करें? और अगर इसका विरोध करते हुए प्रियंका जी बात कहती हैं तो बिल्कुल ठीक कहती हैं। तो आप इत्तेफाक रखते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को अगर उन्होंने कायर कहा तो सही कहा, इस बात के साथ है आप? 2 बातें हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल प्रियंका गांधी जी के हर बात के साथ हैं। उन्होंने कई मौकों पर, मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर के 2023 तक 18 बार चीन के प्रधान राष्ट्रपति के साथ उन्होंने झूला झूला, चाय पिलाई, झूला झूला, साबरमती का रिवर फ्रंट इस्तेमाल किया, उसमें पता नहीं क्या क्या खिलाया पिलाया। और अति तो तब हो गई कि गलवान में हमारे 20 सैनिकों के हत्यारा देश चीन, उसके बाद भी इंडोनेशिया में जब गए तो प्रधानमंत्री जी उनसे हाथ मिलाने के लिए आतुरता से आगे बढ़े। उससे पहले तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई चीज है। तो अब इसको लेकर के जब आप बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो एक सवाल और कर लेता हूं सुरेंद्र जी, फिर मैं धर्मलाल कौशिक जी के पास जाता हूं, क्योंकि आपकी आपत्तियां काफी मुखर और तर्क के साथ है। आपने पूरी जुडिशियल प्रोसेस को बताने की चेष्टा की। राहुल गांधी बता रहे मेरी इस देश की न्यायिक व्यवस्था में आस्था है, और सुरेंद्र राजपूत जी जो कुछ बता रहे हो उसके अंदर ऐसा दिख रहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो थोड़ा स्पष्ट हो जाए, आज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं, इस देश की न्यायिक व्यवस्था भी ठीक ठाक रही कि नहीं रही, या देश की सरकार तो ठीक नहीं रही आपके अनुसार, या अदालत भी गड़बड़ हो गई? जी सुरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अच्छी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी सुरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अच्छी आदत है। जब हम भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि साहब आपने अयोध्या के मंदिर की चंदा चोरी की है, आपने 50 लाख या 2 करोड़ की जमीन लेकर के 18 करोड़ में आपके मेयर ने बेची है, तब वो कहते हैं कि नहीं साहब ये तो रामद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं। जब हम कहते हैं कि साहब इस देश में चीन घुस आया है, अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव वो बसा रहा है, तब आप कहते हैं आप सेना विरोधी हैं। उसी तरीके से जब हम जुडिशियल सिस्टम या एक आदेश से असहमति व्यक्त करते हैं और आपको प्रमाण के साथ बताते हैं कि 7 करोड़ मुकदमों में एक मुकदमा आप बताइए जिसमें 20 दिन में 7 पेशी लगती हो, 20 दिन में 7 पेशी, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कि अगर इसको ये ना कहा जाए कि वो कोई ना कोई प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, हमारी असहमति है और प्रभावित चीजों के उसके जो मेलाफाइड इंटेंशंस है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो मोदी पूर्णेश जी हैं, तो ऐसा हम असहमति क्यों ना व्यक्त करें? और हमारी असहमति न्यायिक व्यवस्था में विश्वास को कहां से डिगा रही है?
अभी सबसे लोअर कोर्ट में हुई, अपर कोर्ट पे हमें भरोसा है, हमें हाई कोर्ट पर भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ये नरेंद्र मोदी जी की जो सेना है, जो ट्रॉल आर्मी है, जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रॉल आर्मी है, ये न्यायिक व्यवस्था पर क्यों प्रश्न खड़े कर रही है? आप सीधे साहस का परिचय क्यों नहीं दे रहे, या कांग्रेस सीधे साहस का परिचय क्यों नहीं दे रही? कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा कि निचली अदालत प्रभावित हुई, निचली अदालत ने पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया, निचली अदालत को प्रभावित किया गया है। इन तीनों में से एक भी बात ना तो यहां पर आपने कहा। आपने ये तो बताया कि देखिए 20 दिन में 7 हियरिंग हुई, आपने ये भी बताया कि स्टे था, स्टे खारिज हो गया, पर आप स्पष्ट कहने से बच रहे हैं। एक आखिरी सवाल के तौर पर इस चरण में है कि इस आदेश को आप क्या मानते हैं? क्या ये भाजपा सरकार का आदेश है, या आप अदालत के आदेश के तौर पर ही देखते हैं, या कुछ और देखते हैं? कह रहे हैं हिमांशु भाई, आप मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा करके मुझे भी अगर जेल भिजवाना चाहते हो तो आप अपनी मंशा स्पष्ट कर दें। अगर हमने साफ साफ बात इससे सुरेश जी, आपको तो हम लगातार अपने कार्यक्रम में चाहते हैं, इसलिए इस सवाल को हम यहीं रोक देते हैं। आपको हमारी मंशा पर संदेह नहीं होना चाहिए। हम हमेशा चाहेंगे कि विमर्श के स्तर को ऊंचा उठाए रखने में सुरेंद्र राजपूत जैसे प्रवक्ता हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं सीधे चर्चा के लिए धर्मलाल कौशिक जी के पास रुख करता हूं, और धर्मलाल कौशिक जी, आपसे जानना चाहता हूं, ये लड़ाई कुछ अलग स्तर पर जा रही है, और इसके तहत प्रियंका गांधी की शिकायतें हैं। शिकायतें आपसे हैं, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता से। उनका मानना है कि आप शहीद के परिवारों का अपमान कर रहे हैं। एक परिवार जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दी, एक बेटा जिसने अपने पिता को इस देश के लिए खोया, एक परिवार जो लगातार इस देश के निर्माण के संदर्भ में अपना योगदान दिया, आप राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, लांछित कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, उनके जवाब से बचने के लिए इस प्रकार की कायराना हरकत कर रहे हैं, और ये कहते कहते वो देश के प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता और हम सबके प्रधानमंत्री को कायर करार दिए। जानना चाहता हूं, क्या मानते हैं, क्या ऐसा कर दिया जिसके चलते प्रियंका गांधी को ऐसे कटु शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? सबसे पहले हिमांशु जी, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा बातें आई है जी, तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसी पार्टी है कि जिस जहाज में बैठे हुए हैं और उस जहाज के मुखिया उस जहाज को छेद कर रहे हैं और उसको डुबा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और वहीं से घटना प्रारंभ हुई है जी। शायद मुझे कोई उदाहरण मेरे पास तो नहीं है, आपके पास शायद संभव हो कि सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाए और उस अध्यादेश को फाड़ने का काम उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाए। अपने सरकार के अध्यादेश को और अपने सरकार के अध्यादेश को फाड़ने के लिए इतने उतावलापन, और उतावलापन में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़ करके ये बताना कि हमने इसको फाड़ दिया। आखिर क्या बताना चाहते हैं आप कि संविधान सम्मत आपकी पार्टी मान रही कि नहीं, संविधान को आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, कि संविधान के बाहर जाकर के आप पार्टी चलाना चाहते हैं? और दूसरी बात मैं कहूं कि जब न्यायालय की बात आई तो न्यायालय की जो जजमेंट है और न्यायालय के जजमेंट को सीधा सीधा मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आप उसको, न्यायालय के प्रति आपका विश्वास है कि न्यायालय के प्रति आपको विश्वास नहीं है? कोर्ट कितने बार पेशी में बुलाए, कितनी सुनवाई हुई, कितने साक्ष्य लिए गए, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। और कोर्ट के प्रति आपको विश्वास है तो मैं समझता हूं कि जो आप आरोप अनर्गल प्रलाप जो कर रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप करके आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आप दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आखिर कोर्ट के सजा के बाद में जब आपको मालूम है, प्रवक्ता जी को भी मालूम है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम 1951, और ये 51 में क्या लिखा हुआ है, ये स्पष्ट है उसमें कि जैसे ही दोषी करार होंगे कोई उसको दूसरे फैसला सुनाने की आवश्यकता नहीं है, सदस्यता अपने आप चली जाएगी। और उनकी सदस्यता गई, तो सदस्यता जब गई है किसके कारण से गई कि आपने उस अध्यादेश को फाड़ने का काम किया। किसका? अपने ही कांग्रेस के सरकार का। और उसके बाद में जब कोर्ट का फैसला आया तो आपको स्वीकार करने के बजाय आप इस देश में क्या कराना चाहते हैं? आप इस देश में दंगा कराना चाहते हैं।
आप यहां पर इस देश में लोगों को भड़काना चाहते हैं, अशांति कायम करना चाहते हैं, शांति को भंग करना चाहते हैं और चुपचाप स्वीकार करने के बजाय जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है, हिंदुस्तान की जनता उसको देख रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पूरे सीटों पर अतिक्रमण कर लिया, मतलब आपको लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है जी। कि 2014 का चुनाव हुआ, 2018-19 का चुनाव हुआ और चुनाव में कम से कम जनमत का आप अपमान मत करें। कोई हथियाया गया नहीं है, मोदी जी ने काम किया और इनके कर्मों के ऊपर इनको लोगों ने वोट दिया है कि जो 50 साल 60 साल के राजनीति करने के बाद, सत्ता चलाने के बाद में आकाश के तरंगों से लेकर के पाताल तक जाकर के जिस प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगे और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किए, देश की जनता निराशा और हताशा से उबर करके उन्होंने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया और मोदी जी के ऊपर विश्वास करने के बाद में 2014 में स्पष्ट बहुमत दिया। और धर्मजी मैं बीच में रोकता हूं, जिस पे भरोसा की आप जो दावा कर रहे हैं, उसी नेता को प्रियंका गांधी ने भरी सभा में कायर करार दिया। आपने वो क्लिपिंग सुनी, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। क्या आपको ये बयान किसी टिप्पणी के लायक नहीं लग रहा? आपने इतनी बात कही पर इस संदर्भ में कोई बात नहीं कही। क्या ये आपके मन को व्यथित नहीं की? क्या इससे आपको तकलीफ नहीं हुई या आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई हम नहीं कह सकते, आपने कह दिया? सत्ता हथियाया नहीं जाता, सत्ता पॉपुलरिटी पर जनमत देती है उसको और हिंदुस्तान के जनमत ने दिया है मोदी को। और मोदी जी, नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनको जनमत मिला है। और यदि देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करे, उनको कायर कहे, अरे कायरता किस बात की? कायर तो आप लोग हैं कि न्यायालय के निर्णय को मानने के बजाय आप आरोपित करना चाहते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां पर रोल है? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मित्रों से पूछना चाहता हूं मैं, इसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल है कि उनकी सदस्यता जाने में नरेंद्र मोदी जी का कौन सा रोल है? भारतीय जनता पार्टी का? धर्म जी एक बात तो बताइए, विनम्रता के साथ बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, आप तो सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति हैं, सुरेंद्र राजपूत जी समझ नहीं पा रहे और हम भी नहीं समझ पा रहे। पहले हाईकोर्ट में जाते हैं कि इसमें सुनवाई मत कीजिए, स्टे दे दीजिए, इसके बाद में जाते हैं कि स्टे खत्म कर दीजिए, सुनवाई करिए। वो मध्य प्रदेश में हड़ताल चल रही है वकीलों की, चीफ जस्टिस ने आदेश दिया भैया 25 साल पुराने जो मुकदमे हैं उनको 3 महीने में निपटाओ, तो वकील इसके खिलाफ है। यहां पर एक मानहानि के मसले पर 1 महीने में निपटारा, सवाल तो उठेगा। फिर सजा के संदर्भ में अभी तक उदाहरण मिलते हैं, 1 महीना, 1 दिन, 2 महीना, 4 महीना, सीधे 2 साल। 2 साल ही शर्त है डिस्क्वालीफाई होने की और 2 साल की अधिकतम सजा है मानहानि के मसले पर। इसलिए कांग्रेस इस पूरे मामले को संदेहास्पद करार दे रही है। क्या आपके पास कोई तर्क है इतनी जल्दी सुनवाई होने के संदर्भ में और अधिकतम सजा सुनाए जाने के संदर्भ में? थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए ना। अनेक मामलों पे मैं बता सकता हूं, कोर्ट के द्वारा 20 दिन में 7 दिन नहीं, कोर्ट के द्वारा तो जब मामला डिसीजन के लिए, जब मामला का निराकरण करने की बात आती है, अनेकों बार सुनवाई होती है और अनेकों बार सुनवाई के बाद में मैं तो सबसे जो बड़ा प्रश्न मेरे सामने में प्रश्न यही है जी, क्या कांग्रेस को कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि नहीं? और कोर्ट के ऊपर यदि भरोसा है तो ये टिप्पणी उनको वापस लेनी चाहिए। क्या जो आपके जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 जी, ये अभी का बना हुआ नहीं है, 1951 मतलब आप समझ रहे हैं जी, और उसका पालन अपने आप, उसमें का पालन कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या इससे अनभिज्ञ है कांग्रेसी? क्या हमारे कांग्रेस के मित्रों को यह ज्ञान नहीं है कि उनको बताना पड़ेगा? और इसलिए मैंने कहा कि आप केवल अपमानित करना चाहते हैं और एक बार नहीं, हर बार अपने कमियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, हमारे नेताओं को बार बार अपमानित करना चाहते। दोनों पक्ष एक दूसरे के संदर्भ में ये आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कल सभा में यही बोल रही थी, हमारे परिवार का निरंतर अपमान किया जा रहा है। धर्मलाल जी भी कह रहे हैं बराबर अपमान किया जा रहा है। सुरेंद्र जी आपके पास फिर आ जाऊंगा, राजकुमार सिंह जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, आप दोनों की दलीलें सुननी है, एक तटस्थ दलील की जरूरत है मुझे इस समय कार्यक्रम में। राजकुमार जी क्या देख रहा है? बौखलाहट है, फड़फड़ाहट है, क्या है इस पूरे मसले पर? क्या ये लड़ाई
कांग्रेस बीजेपी के बीच ना होकर गांधी परिवार बनाम मोदी में तब्दील हो गई है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए ये बड़ा असहनीय हो गया है कि उनके होते हुए कोई एक शख्स देश में नेता के तौर पर इतना स्वीकार हो गया कि स्पष्ट बहुमत के साथ आ गया? क्योंकि और इससे पहले जो भी चुनौती दी है स्पष्ट जनादेश के साथ नहीं आ सके, लड़खड़ाते रहे, समर्थन के साथ आए। मोदी ऐसे हैं जो आए भी और टिके भी हुए। क्या देख रहे हैं आप, जा कहां रहा है मसला? मंसूर जी, ये गांधी परिवार बनाम मोदी आज नहीं हुआ है जी। 2014 के बाद से अगर राजनीतिक विमर्श देखें जी और राजनीतिक जो भाव भंगिमाएं हैं, पोस्चरिंग है, तभी से है। जी मोदी के चलते भाजपा सत्ता में है, जी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। जी बहुत छोटा सा उदाहरण, 2014 में लोकसभा में सीट, 2004 में जी जब चुनाव हुआ अटल जी की सरकार के बाद, तो 118 सीट थी बीजेपी की जब सत्ता से बाहर हुई। 2009 में 116 रह गई। तो अगर वो बीजेपी 2014 में 282 ले आई अपने दम पर, सहयोगी की सीटें अलग, जी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें मोदी की भूमिका थी। जी चाहे गुजरात मॉडल कह लें, उनकी आक्रामक राजनीतिक तेवर कह लें, जो भी कह लें, जी तो मुद्दा तो तभी से और मोदी के निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा। जी अगर मनमोहन सिंह के संदर्भ में एक रेनकोट डाकर आने वाली टिप्पणी छोड़ दें तो गांधी परिवार रहा। तो गांधी परिवार बनाम मोदी की लड़ाई तो 2014 से है और लगातार तीखी होती गई है। जी अब सवाल आता है कि जिस तरह की राजनीतिक भाषा इस्तेमाल हुआ, जी आपने सवाल प्रियंका गांधी की टिप्पणी के बारे में पूछा। जी सुरेंद्र राजपूत जी के अपने तर्क हो सकते हैं, कौशिक जी की अपनी सफाई हो सकती है, अपने तर्क हो सकते हैं जवाबी। मैं बिना शक, बिना किंतु परंतु के मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कायर जैसा शब्द इस्तेमाल करना निहायत आपत्तिजनक है, अस्वीकार्य है। मैं तो ये कहूंगा किसी राजनीतिक दल के नेता के लिए भी अगर आप ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का कोई बहुत अच्छा नमूना पेश नहीं करते। जी राहुल गांधी को सजा हुई, आपने बहुत सटीक कहा, बहुत जल्दी हुई, उतनी हुई जितनी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी थी, और 16 घंटे के बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो भी गया। यह घटनाक्रम बहुत कुछ कहता है, लेकिन उसके मूल में क्या है? फिर वही राजनीतिक भाषा, राजनीतिक विमर्श का जो भाषा का स्तर है वो इतना नीचे क्यों गिर रहा है? जी राहुल गांधी ने जो कुछ कहा 2019 में कर्नाटक की जनसभा में, जी वो जनसभा में जुमलेबाजी के तौर पर कहा, जी लेकिन क्या राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या उनके स्तर के या उनके आसपास के जो दूसरे नेता हैं, उनकी राजनीतिक शब्दावली और भाषा का स्तर इतना नीचे होगा? जी आपने कहा नीरव मोदी, ललित मोदी, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी भी कहा। जी हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उनके फैसलों पर सवाल करें, आपको हक है। मैं कहूंगा हक नहीं, आपकी जिम्मेदारी है अपोजिशन में रहते हुए। लेकिन तमाम आक्रामक शब्दावली के बावजूद राजनीतिक शिष्टता, शालीनता का पालन हर किसी को करना चाहिए। मैं अब मुद्दे पर आता हूं राजकुमार सिंह जी, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है, हमें दूसरे चरण की बातचीत शुरू करनी है और सुरेंद्र राजपूत जी से अभी इसकी अंतिम टिप्पणी भी लेनी है। क्या आप नहीं मानते प्रियंका गांधी लगभग वही गलती कर रही हैं जो गलती राहुल गांधी करते गए? राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों के कारण फंसते रहे, शब्द चयन के स्तर पर कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं और उसके चलते कटघरे में खड़े किए जाते रहे। क्या प्रियंका गांधी, जिनमें इस देश का एक बड़ा वर्ग इंदिरा गांधी की छवि देखता हुआ आया है, वह भी शब्द चयन के मामले में चूक रही है? जब वह राजघाट पर खड़े होकर यह बोलती हैं इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, तो यह शब्दावली इस देश ने दुश्मन देशों के संदर्भ में तो सुनने के संदर्भ में मन बनाया है, अपने देश के संदर्भ में ही आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें, यह अपने आप में उलझाने वाली बात नहीं है। और खासतौर पर तब जब भाजपा तो उतारू ही रहती है कि कैसे इस देश के प्रति आपकी निष्ठा को संदेहास्पद बनाया जाए। बार बार यह मसला उठाया जाता है कि विदेशी मां के बच्चे इस देश के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते। ऐसे में क्या आपको अतिरिक्त सचेत रहने की जरूरत महसूस नहीं होती बतौर पत्रकार? बिल्कुल
मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और कांग्रेस पहली बार नहीं चुकी है जी और प्रियंका गांधी राहुल गांधी ही नहीं चुके हैं। जी अगर आप याद करें तो 2019 का शायद चुनाव था जिसमें नीच शब्द इस्तेमाल हुआ था, जी और उससे पहले अगर लौट जाएं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मौत के सौदागर जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ था। जी मैं नहीं जानता कि शब्दों का चयन ये नेता खुद करते हैं या इनके भाषण लिखने वाले करते हैं या इनके सलाहकार करते हैं, लेकिन मेरा विनम्र आग्रह यही है, बिना किसी तल्ख टीका टिप्पणी के, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या और लोग हो, जी इस राजनीति, इस देश की राजनीति की जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बड़ा जीवंत लोकतंत्र है तमाम किंतु परंतु के बावजूद, उसमें बहस के स्तर को नीचे न ले जाएं। तो ये सीधी बात राजकुमार सिंह जी ने कही है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आता हूं, फिर ब्रेक पे जाएंगे अपन, साथ बना रहेगा। आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा जिस तरीके से आपके नेताओं के शब्द पकड़ने की कोशिश करती है, आप इस आदेश के संदर्भ में भी देखिए, मामला केवल मानहानि पे सजा के संदर्भ में नहीं है। भाजपा प्रस्तुत कर रही है अति पिछड़ों का अपमान, मोदी जी के अपमान से नहीं, अति पिछड़ों का अपमान। अब देश के प्रधानमंत्री को इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से सचेत है, आपको अतिरिक्त सचेत रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है? सुरेंद्र जी, 3-4 चीजें हैं हिमांशु जी। शुरू इससे ही करता हूं कि अभी चुप हूं, रहूंगा चुप हमेशा, हो नहीं सकता जी हमारा यार भी वाकिफ है, ऐसा हो नहीं सकता जी और हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता जी और जो अपने नजर बरदारों से आंखें फेर लेता हो, वो तोता चश्म दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। क्या बात। और कर्म वो कर नहीं सकता, हसन उम्मीद क्या रखें, जो कातिल रह चुका हो वो मसीहा हो नहीं सकता। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं साहब, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं, कौशिक जी भी पुराने हैं और राजकुमार जी, याद दिलाता हूं 3-4 चीजें। 1971 का मणिराम का चुनाव याद दिलाता हूं, प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी। गली गली में झंडी है इंदिरा गांधी, क्या कहा गया था गोरखपुर में मणिराम में, याद दिलाता हूं इन लोगों को अगर याद आ जाए तो। 500 नागा साधुओं को हेलीकॉप्टर से ला करके हेलीपैड पे नंगा लिटा दिया गया था इंदिरा जी के रूट पर। यह है भारतीय जनता पार्टी। उस वक्त की जनसंघ थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव का संचालन कर रहे थे। अगर आपको याद हो 1962 के चुनाव में संसद के अंदर क्या नेहरू जी को कहा गया था, कायर नहीं कहा गया था। फिर आपको याद दिलाता हूं, कमलापति त्रिपाठी और जनसंघ के एक त्रिवेणी राय जी थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, उन्होंने कमलापति जी की बहू के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उनके संबंधों के ऊपर। तो कमलापति जी ने यह कहकर के टाल दिया था कि अरे ये सरस्वती विहीन त्रिवेणी है। सच बात यह है कि चुनाव में और इन बातों में इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम भी उसी तरीके से मानहानि, उसी तरीके से ये दुश्मनी का भाव, उसी तरीके से सारी चीज करते तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जेल से बाहर नहीं होता। इस चीज को मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर जान लीजिए, राजनीति में जो दुश्मनी का भाव भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, ये कहां जाएगी इसको देखने की जरूरत है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, 20-20 दिन में जिस तरीके से मैक्सिमम पनिशमेंट दे रही है राहुल गांधी जी को, और आरके सिंह पटेल के मुकदमे, डकैती के मुकदमे वापस ले रही। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आरके सिंह पटेल के डकैतों को संरक्षण देने के आपराधिक मुकदमे वापस ले रही है कि उनकी सदस्यता न जाए। आप कहते हैं कि आप ये दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, आप कहो ना कि हमें तानाशाही करनी। जनता इसको समझे। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का विमर्श नहीं, लोकतंत्र का विमर्श समझने लोकतंत्र का विमर्श दरकार है। सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से दुश्मनी का वातावरण देश में राजनीति में स्थापित किया जा रहा है, ये कहां जाकर रुकेगा, इस पर बात होनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आपके साथ हम जुड़े रहेंगे क्योंकि इस विषय को विस्तार देने के लिए हम दूसरे चरण में बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संसद में जो गतिरोध है, संसद में जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन है, उस पर बातचीत करेंगे। हमारा विषय है सियासी तूफान, अडानी बनाम अपमान। तो उस चर्चा का